ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे अध्याय 12 घर्षण। देखिए, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नीचे दिए गए चित्र में यह बताइए कि कौन सा बल किस ओर लग रहा है। देखिए, ये हाथ से जो बल है, शारीरिक बल, वो इस तरफ लग रहा है और घर्षण बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरी तरफ जो है वो घर्षण बल लग रहा है। ठीक है। अपने आसपास के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी सतहों के नाम लिखो जिन पर हमें फिसलने का डर रहता है। टाइल वाला फर्श, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो फिसलने का डर रहता है। पानी वाले फर्श पर अगर पानी गिरा हो तो उस पर भी फिसलने का डर रहता है। तेल गिरा हो फर्श पर तो उस पर भी फिसलने का डर रहता है। और कीचड़ वाली पगडंडी पर भी हमें फिसलने का डर रहता है। आगे देखिए, घर्षण जो है वो चलने वाली वस्तु की सतह और संपर्क में आने वाली सतह दोनों पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए चित्रों में ऊपर का वाला पृष्ठ वस्तु का है और नीचे वाला जो है वो संपर्क में आने वाले फर्श का है। हर एक के लिए बताइए कि किस में घर्षण बल कम होगा और किस में अधिक होगा। देखिए, ये इसमें बहुत ही कम होगा क्योंकि फर्श जो है वो चिकना है। ठीक है, क्योंकि चिकनी है दोनों सतहें, इसलिए घर्षण बल बहुत चिकनी सतहें हैं, इसीलिए घर्षण बल जो है वो बहुत कम होगा और वस्तु जो है एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाएगी, आसानी से हम गिर जाएंगे। इसमें घर्षण बल एक ऊबड़ खाबड़ है और एक दूसरा है, तो घर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि सतह खुरदरी है। इसमें भी ज़्यादा होगा क्योंकि एक सतह खुरदरी है और दूसरी कम खुरदरी है। और इसमें तो बहुत ही अधिक होगा क्योंकि ऊबड़ खाबड़ सतह है, इसीलिए घर्षण बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। गतिविधि 1 की तरफ एक टेबल है, 2 ईंट के टुकड़े हैं। ये देखिए, ये टेबल है, इसके यहाँ पर 2 ईंट के टुकड़ों से उसे ऊंचा उठाया गया है। एक पेंसिल बॉक्स है, सरसों का तेल है, जूट का कपड़े की चादर है, एक स्टॉपवॉच है। ऊपर दिए गए चित्र की तरह एक टेबल को ईंट की मदद से टिका दिया हमने। आप एक पेंसिल बॉक्स को ऊपर से धक्का दिए बिना सरकाइए। आप एक स्टॉप वॉच की मदद से उसके टेबल के अगले छोर तक पहुंचने का समय नोट कीजिए। आप टेबल के ऊपर एक जूट का कपड़ा चादर डाल दो। आप पेंसिल बॉक्स के नीचे सरकने की प्रक्रिया को दोबारा कीजिए और समय नोट कीजिए। पेंसिल बॉक्स को एक खुरदरे कागज से लपेट दो, फिर प्रक्रिया को दोहराओ और समय नोट कीजिए। आखिर में टेबल पर सरसों का तेल डाल दो। तो आपने इस प्रक्रिया को नोट करना है। सरसों का तेल डालना है, खुरदरे कागज में लपेटना है, जूट का कपड़ा डालना है और एक बार सिंपल ऐसे ही करना है। देखिए, केवल जब टेबल है तो हमें 10 सेकंड लगे। फिर जब हमने उसके ऊपर जूट का कपड़ा डाल के नोट किया नीचे सरकने की प्रक्रिया, तो जूट का कपड़ा जो है खुरदरा था, 15 सेकंड लगे। पेंसिल बॉक्स के ऊपर कागज लगा दिया तो 12 सेकंड लगे, वो जूट के कपड़े जितना खुरदरा नहीं था। टेबल के ऊपर जब तेल डाल दिया तो 7 ही सेकंड लगे क्योंकि बहुत ही चिकनी सतह बन गई और घर्षण बहुत ही कम हो गया, तो बहुत ही कम टाइम लगा, सिर्फ 7 सेकंड लगे। किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे ज़्यादा समय लगा और क्यों? जूट के कपड़े की चादर डालने पर सबसे ज़्यादा अधिक समय लगा क्योंकि चादर डालने से घर्षण बल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किस स्थिति में पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे कम समय लगा और क्यों? टेबल के ऊपर जब तेल लगाया तब पेंसिल बॉक्स को नीचे आने में सबसे कम समय लगा क्योंकि इस स्थिति में घर्षण सबसे कम होगा। पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक खुरदरा कागज लपेटने से सरकाने में क्या प्रक्रिया हुई, इससे भी घर्षण बल बढ़ गया। क्या आप यह सोचकर बता सकते हो कि सतह खुरदरी होने पर घर्षण बल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि खुरदरी सतह ऊपर ऊबड़ खाबड़ होती है, जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु में फंस जाती है और घर्षण बल जो है वो बढ़ जाता है। अब हम गतिविधि 2 की तरफ चलते हैं। एक हमने टेबल लिया है, एक रुमाल लिया है और एक मोटी सी किताब ली है। पहले टेबल पर रुमाल को रखना है और उसे खींचना है। क्या तुम्हें रुमाल को खींचने में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। अब रुमाल के ऊपर एक मोटी सी किताब रख देनी है। अब हमें रुमाल को खींचना है, तो क्या हुआ? रुमाल खींचने के लिए हमें बल लगाना पड़ा। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वजन बढ़ने से घर्षण बल भी बढ़ गया, इसीलिए हमें वस्तु को खींचने के लिए बल लगाना पड़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्केट्स पर चलना सीख रही सुनीता बार बार गिर जाती है। क्या तुम इसका कारण समझा सकते हो? क्योंकि स्केट्स में टायर लगे होते हैं, जिस कारण लौटने घर्षण जो है वो बढ़ जाता है। लौटने वाला घर्षण पर जड़त्व के नियम के कारण शरीर जो है विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है, इसीलिए जो सुनीता है वो गिर जाती है।
क्या तुमने ये जंपिंग कभी देखी है, पैरा जंपिंग कभी देखी है आप लोगों ने? हवाई जहाज़ से कूदने पर काफ़ी देर बाद पैराशूट खोला जाता है, क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? क्योंकि जब हम हवाई जहाज़ से कूदते हैं तो कूदने पर गति जो है बढ़ जाती है। जैसे ही पैराशूट खोलते हैं यह प्रतिरोध पैदा करता है और पंख, जैसे पंख हल्का होता है वैसे ही पैराशूट भी हल्का होता है और उसकी संरचना पंख जैसी हो जाती है, जिसके कारण पंख की भांति हवा में धीमी गति से बहता हुआ धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से यह ज़मीन पर उतरता है। ठीक है। क्योंकि जैसे हम हवाई जहाज़ से कूदते हैं हमारी गति एकदम पत्थर की तरह एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और जैसे ही हम पैराशूट खोलते हैं यह प्रतिरोध पैदा करता है और पंख की भांति हवा में धीमी गति से बहता हुआ धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से हमें ज़मीन पर उतारता है। पैरा जंपिंग और स्केटिंग के खेलों में तो हमने घर्षण की दखल अंदाजी खेल देख ली। और कौन से खेल हैं जिनमें तुम्हें घर्षण का प्रभाव दिखाई देता है? देखिए, कबड्डी का खिलाड़ी जो है हाथों पर मिट्टी रगड़ता है ताकि घर्षण बल बढ़ सके। जिमनास्ट अपने हाथों पर रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ सके। और कैरम के बोर्ड में भी आप देखते हैं, कैरम के बोर्ड पर हम पाउडर डालते हैं ताकि घर्षण को हम कम कर सकें और वो अधिक तरीके से जल्दी वह फिसले। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, आपस में चर्चा करके बताओ ऐसा क्यों होता है? जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वस्तु और धरती के बीच उन दोनों की पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होगा और जब वस्तु गति में होती है तो घर्षण कम होता है। इसीलिए जो है वो सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की सूची बनाओ जिसमें घर्षण होता है। खुरदरे फर्श पर बॉल का कम दूरी तय करना जबकि दूसरे पर अधिक दूरी तय करती है। चीकने फर्श पर बॉल, गीली टाइलों पर चलना, वाहन चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर वाहन का रुक जाना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घर्षण के प्रभाव लिखने हैं हमने। हानिकारक प्रभाव पहले तो है टूट फूट का कारण है। घर्षण से ऊर्जा की क्षति होती है और मशीनों की कार्य क्षमता में भी कमी आती है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा जो है मशीनों को नष्ट कर देती है। अब हमें इसके लाभदायक प्रभाव लिखने हैं। टहलने, दौड़ने, पर्वतों पर चढ़ने में और पेड़ों पर चढ़ने में घर्षण जो है वो लाभदायक होता है। गतिशील वाहन ब्रेक लगाने पर रुक जाते हैं घर्षण के कारण ही। घर्षण के बिना गांठ नहीं लगाई जा सकती, लकड़ी में हम कील नहीं ठोक सकते। पेन द्वारा लिखना भी घर्षण के कारण ही संभव है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए तुम क्या करोगे? हाथों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तब हाथ गर्म हो जाते हैं घर्षण के कारण। माचिस की तीली रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। मिक्सर का जार कुछ देर चलने के बाद गर्म हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि घर्षण से ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। नीचे बहुत सारी गतिविधियां लिखी हैं। इन गतिविधियों में से छांटकर आपको नीचे तालिका में गतिविधि को लिखना है कि किसमें घर्षण को घटाना है और किसमें घर्षण को बढ़ाना है और कैसे घटाना या कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले घर्षण घटाने वाली, इसमें बढ़ाने वाली मैंने मेरे से लिखी गई घटाने वाली, तो हम पहले घटाने वाली लिख लेते हैं। कैरम बोर्ड में हम कैसे घटाते हैं? पाउडर डालकर, ठीक है ना। और दरवाज़ों के कब्जे, उनमें कैसे घर्षण घटाते हैं? तेल डालकर। मशीन के गतिशील पुर्जे तेल डालकर या ग्रीस लगाकर। दरवाज़ों के कब्जे तेल डालकर। साइकिल के ब्रेक ग्रीस लगाकर या ब्रेक लीवर दबाकर। अब बढ़ाने वाले, जूतों की तली में घर्षण बढ़ाना है, तली को खांचेदार बनाना। कार के टायर, तली इसमें भी खांचेदार बनाते हैं कार के टायर। कबड्डी के खिलाड़ी हाथों पर मिट्टी लगाकर घर्षण बढ़ाते हैं और जिमनास्ट अच्छी पकड़ के लिए रुक्ष पदार्थ लगाते हैं हाथों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के चित्र 12.13 के आधार पर बताओ कि एक स्नेहिक किस प्रकार घर्षण घटाने में सहायक करता है। जब स्नेहिक को किसी गतिशील पुर्जों के बीच में लगाते हैं तो वहाँ पर एक पतली सी परत बन जाती है और गतिशील पदार्थ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते और गति जो है वो सहज बन जाती है। कि जो हमने स्नेहिक लगाया उसकी एक पतली सी परत बन जाती है। जो गतिशील पदार्थ हैं वो एक दूसरे को सीधे से रगड़ नहीं पाते और इससे गति जो है आसान बन जाती है। अब हम चलते हैं आगे। क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? कभी नहीं, घर्षण को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। घर्षण को कम किया जा सकता है और घर्षण को ज़्यादा भी किया जा सकता है, पर घर्षण के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अब गतिविधि चलते हैं 4। एक रोलर वाली अटैची है
ठीक है। एक रोलर वाली अटैची को उल्टा करके खींचने की कोशिश करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिर अटैची को सीधा करके खींचो जैसा कि बी चित्र में दिखाया गया है। अब ए चित्र में हम क्या कर रहे हैं, सरका रहे हैं उस चीज़ को, तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और बी में लोटन कर रहे हैं कि टायर लगे हुए हैं, लोट रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन उसमें कम बल लगाना पड़ता है। किस कार्य में अधिक बल लगा और क्यों लगा? उल्टी अटैची को खींचने में अधिक जोर लगेगा क्योंकि लोटन जो है वो घर्षण को कम कर देता है। इसमें लोटन हो रहा है, लोटन जो है वो घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर लोटन करना आसान होता है जबकि सरकना जो है वो मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन, रोलर का संपर्क क्षेत्र फर्श पर कम है, इसीलिए घर्षण भी कम है। इसीलिए किसी भी वस्तु को दूसरे वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना जो है वो सदैव आसान होता है। क्या तुम और चीज़ें बता सकते हो? कहाँ पे इस्तेमाल होता है? छत के पंखों में, साइकिल में धुरी और नाभि हब के बीच में, यहाँ पर जो है सब में लोटन जो है वो होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चित्र की सहायता से समझाओ बाल बेरिंग क्या होता है। बाल बेरिंग में दो सतहें होती है, उनके बीच में कंचे जैसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से सरक सकें। ठीक है, बाल बेरिंग क्या होता है, दो सतहें हैं, उनके बीच में कंचे जैसी चीज़ें डाली गई हैं ताकि वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से रोल कर सकें। बाल बेरिंग का इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? यह घर्षण को बहुत ही कम कर देता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? छत के पंखों में, साइकिल में धुरी और नाभि के बीच में बाल बेरिंग का प्रयोग होता है। अब निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर दो। तरल घर्षण किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तरल घर्षण मतलब जो वायु में होता है या जल में होता है, वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तरल में उत्पन्न घर्षण वायु की प्रकृति, आकृति और गति, इन तीनों पर निर्भर करता है। तरल में उत्पन्न घर्षण जो है वायु की प्रकृति, आकृति और गति, इन तीनों पर निर्भर करता है। जब भी हम किसी वस्तु को तरल में गति करानी होती है तो उसे अपने पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। इस घर्षण को हम कैसे कम करते हैं? जब किसी वस्तु को तरल में गति करनी होती है, मतलब पानी में या वायु में, तो उसकी आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है। आगे से उसकी चोंच निकाली जाती है ताकि घर्षण कम से कम हो और ये वस्तुएं आसानी से और तीव्र गति से गति कर सकें। तरल में मतलब जब किसी वस्तु को वायु में या तरल का मतलब क्या है? जब किसी वस्तु को वायु में गति करनी होती है या पानी में गति करनी होती है तो उसे हम कहते हैं तरल में गति करना। तरल में गति करना होता है तो उस टाइम जो है बल लगता है जिसे घर्षण बल या कर्षण, उसे हम कर्षण बल कहते हैं। तो इन जो वस्तुएं हैं इनकी आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है। धारा रेखीय से हमारा मतलब है कि चोंच वाली आकृति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि घर्षण जो है वो कम हो जाए और वस्तुएं आसानी से और तीव्रता से गति कर सकें। देखिए, एक वायुयान और उड़ते हुए पक्षी का चित्र बनाओ। इन दोनों की आकृति में क्या समानता है? ये उड़ता हुआ वायुयान और पक्षी का चित्र है। दोनों की चोंच होती है, आगे की तरफ से दोनों की चोंच होती है और पीछे पंख होते हैं ताकि आसानी से उड़ सके। दोनों की चोंच नुकीली होती है जिससे उन्हें उड़ने में आसानी होती है और वायु का दबाव कम पड़ता है और कम वायु के दबाव के कारण कम घर्षण बल लगता है। अगला, वायुयान को पक्षी के आकार का क्यों बनाते हैं? पक्षी का आकार इसलिए बनाते हैं ताकि घर्षण को पार करने में ऊर्जा की क्षति होती है, ऊर्जा लगती है। इस ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए विशेष आकृति की वस्तुएं बनाई जाती हैं। वायुयान को पक्षी के आकार का इसलिए बनाते हैं ताकि घर्षण बल को पार पाने में ऊर्जा की क्षति होती है। इस क्षति को कम करने के लिए विशेष आकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग और थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।